हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लेके आए हैं रीट स्पेशल में राजनीतिक विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले हम पार्ट 1, 2, 3 और 4 रीट का महाकुंभ लेके आए थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां जाकर इसे पढ़ सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता, ध्वज फहराने का अधिकार अंतर्निहित है? किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता, ध्वज फहराने का अधिकार अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 1A, अनुच्छेद 19 1C, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 1A, अनुच्छेद 19 1C, अनुच्छेद 20। आप भी अपना आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हमारा सही आंसर होगा बी, अनुच्छेद 19 1A। प्रेस की स्वतंत्रता एवं ध्वज फहराने का अधिकार अंतर्निहित करता है, जबकि अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 1C संघ, समुदाय, सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। और अनुच्छेद 19 1A प्रेस की स्वतंत्रता और ध्वज फहराने का अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में निरायुध एवं शांतिपूर्ण सम्मेलन एवं सभा करने की स्वतंत्रता अंतर्निहित है? किस अनुच्छेद में निरायुध एवं शांतिपूर्ण सम्मेलन एवं सभा करने की स्वतंत्रता अंतर्निहित है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 1B, अनुच्छेद 19 1D, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 1B, अनुच्छेद 19 1D। तो हमारा सही आंसर होगा सी, अनुच्छेद 19 1B हमें निरायुध एवं शांतिपूर्ण सम्मेलन एवं सभा करने की स्वतंत्रता को प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है। और अनुच्छेद 19 1D हमारा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भ्रमण करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और निरायुध शांतिपूर्ण सम्मेलन एवं सभा करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 1B के द्वारा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर निवास करने की स्वतंत्रता है? किस अनुच्छेद में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर निवास करने की स्वतंत्रता है? ए, अनुच्छेद 18, बी, अनुच्छेद 19 1E, सी, अनुच्छेद 19 1G, डी, अनुच्छेद 19। ए है अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19 1E, अनुच्छेद 19 1G, अनुच्छेद 19। तो हमारा सही आंसर होगा बी, अनुच्छेद 19 1E भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर निवास करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 18 राज्य, शिक्षा एवं सैन्य क्षेत्र को छोड़कर अन्य किसी भी क्षेत्र में उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता। अनुच्छेद 19 1G कहता है कि वृत्ति, आजीविका एवं कारोबार की स्वतंत्रता देता है। और अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता का / छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अस्पृश्यता / छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19। तो हमारा सही आंसर होगा, यह प्रश्न आप सभी को आता होगा। अनुच्छेद 17 हमें अस्पृश्यता और छुआछूत का अंत करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता और छुआछूत का अंत करता है। अनुच्छेद 18 राज्य द्वारा शिक्षा एवं सैन्य क्षेत्र को छोड़कर अन्य किसी क्षेत्र में उपाधि प्रदान नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 16 सामाजिक आरक्षण से संबंधित है। और अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला प्रश्न,
एक अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान है, यह अनुच्छेद है। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान है, यह अनुच्छेद है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20(2), अनुच्छेद 20(3), अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20(2), अनुच्छेद 20(3). तो हमारा सही आंसर होगा अनुच्छेद 20(2). सी हमारा सही आंसर होगा। अनुच्छेद 20(2) कहता है कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 20 हमारा अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, और अनुच्छेद 20(3) व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यह कहता है। और अनुच्छेद 20(2) एक अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान देता है। अगला प्रश्न, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20(1), अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20(1). तो हमारा सही आंसर होगा अनुच्छेद 21। सी हमारा सही है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 देता है। अनुच्छेद 18 राज्य द्वारा शिक्षा एवं सैन्य क्षेत्र को छोड़कर अन्य किसी को उपाधियां नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। और अनुच्छेद 20(1) कहता है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया है। और अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 प्रदान करता है। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व सम्मिलित हैं? संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व सम्मिलित हैं? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व सम्मिलित हैं? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो हमारा सही आंसर होगा भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व सम्मिलित हैं, जबकि भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है, भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, और भाग 3 में मूल अधिकारों से संबंधित प्रावधान है, और भाग 4 हमें नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में शामिल है। अगला प्रश्न, राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूल, वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15(2). राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूल, वंश व लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15(2). तो हमारा सही आंसर होगा अनुच्छेद 15(1). बी हमारा सही आंसर है कि अनुच्छेद 15(1) कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूल, वंश व लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, जबकि अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य में सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय से संबंधित है, और अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार से संबंधित है, और अनुच्छेद 15(2) राज्य किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश व लिंग के आधार पर होटल, दुकानों, भोजनालयों एवं सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों में प्रवेश के संबंध में तथा राज्य द्वारा स्थापित व पोषित
तथा जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुएं, तालाब, स्नानागार, सार्वजनिक समागम स्थल तथा सड़कों के प्रयोग के संबंध में भेदभाव नहीं करेगा। और 15(1) कहता है राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश व लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो हमारा आंसर होगा 15(1). अगला प्रश्न, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के संबंध में आरक्षण का प्रावधान कौन से संविधान संशोधन में किया गया है? अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के संबंध में आरक्षण का प्रावधान कौन से संविधान संशोधन में किया गया है? ए है पहला संविधान संशोधन 1951, बी है 93वां संविधान संशोधन 2006, सी है 103वां संविधान संशोधन 2019, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ए, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के संबंध में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जबकि 93वां संविधान संशोधन 2006 के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के संबंध में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और 103वां संविधान संशोधन 2019 के अंतर्गत जो कि सामान्य वर्ग के कमज़ोर लोगों को EWS का आरक्षण 10% दिया गया है, वो 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा दिया गया है। तो हमारा आंसर होगा ए, पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के संबंध में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है ए 10 दिसंबर, बी 10 जनवरी, सी 10 मार्च, डी 10 अप्रैल। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है तो हमारा आंसर होगा ए, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का नामांकन पत्र भरने हेतु आवश्यक होते हैं। राष्ट्रपति का नामांकन पत्र भरने हेतु आवश्यक होते हैं 50 प्रस्तावक और 60 अनुमोदक, 60 अनुमोदक 7 प्रस्तावक, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 50 प्रस्तावक 60 अनुमोदक, 60 प्रस्तावक 60 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा सी, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक राष्ट्रपति के नामांकन पत्र भरने हेतु आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने हेतु जमानत राशि होती है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने हेतु जमानत राशि होती है ए 15,000 रुपये, बी 10,000 रुपये, सी 20,000 रुपये, डी 50,000 रुपये। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने हेतु जमानत राशि होती है 15,000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये। तो हमारा आंसर होगा ए, 15,000 रुपये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने हेतु जमानत राशि होती है। अगला प्रश्न, भारत के वह राष्ट्रपति जिनके चुनाव में द्वितीय वरीयता की मतगणना हुई। भारत के वह राष्ट्रपति जिनके चुनाव में द्वितीय वरीयता की मतगणना हुई। ए डी नीलम संजीव रेड्डी, सी वी गिरी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के वह राष्ट्रपति जिनके चुनाव में द्वितीय वरीयता की मतगणना हुई थी तो वो है सी वी गिरी। वी गिरी पहले राष्ट्रपति हैं जिनके समय द्वितीय वरीयता की मतगणना हुई थी, जिसमें वी गिरी विजय रहे थे। भारत में एक ही बार द्वितीय वरीयता की मतगणना हुई है और वो हुई है वी गिरी के समय। अगला प्रश्न,
उपराष्ट्रपति का नामांकन पत्र भरने हेतु आवश्यक होते हैं। उपराष्ट्रपति का नामांकन पत्र भरने हेतु आवश्यक होते हैं। ए 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, बी 50 प्रस्तावक 60 अनुमोदक, सी 20 प्रस्तावक 30 अनुमोदक, डी 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक। उपराष्ट्रपति का नामांकन भरने हेतु आवश्यक होते हैं। उपराष्ट्रपति का नामांकन भरने हेतु आवश्यक होते हैं 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक 60 अनुमोदक, 20 प्रस्तावक 30 अनुमोदक, 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक। तो हमारा सही आंसर है डी, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक उपराष्ट्रपति के नामांकन को भरने हेतु आवश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवादों की जांच करता है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवादों की जांच करता है। ए संसद, बी उच्च न्यायालय, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी जांच ही नहीं होती है। तो हमारा सही आंसर होगा, तो हमारा सही आंसर सी है सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवादों की जांच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय अपनी मर्जी से जांच नहीं कर सकता। वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार या उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार या उनके निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा शिकायत किए जाने पर ही सर्वोच्च न्यायालय जांच कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय स्वयं जांच नहीं कर सकता। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार या उनके निर्वाचक मंडल के सदस्यों में से किसी की शिकायत होने पर सर्वोच्च न्यायालय जांच कर सकता है, स्वयं जांच नहीं कर सकता। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नया वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।